अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। हर गुजरते दिन के साथ ईरान और इसराइल अमरीका जंग बद से बदतर होती जा रही है। गुज़िश्ता रात इसराइल ने तेहरान में ईंधन के बड़े ज़खायर पर हमला किया, जिसके बाद स्याह काले बादलों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। शहर में सांस लेना तक महाल हो गया है। हिलाल अहमर ने खदशा जाहिर किया है कि इसके नतीजे में खारिज होने वाले हाइड्रोकार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड तेजाबी बारिश का सबब बन सकते हैं, जो शहरियों के लिए शदीद खतरे का बाइस बन सकते हैं। ये हमले किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के माहौल को खतरे में डाल रहे हैं। इसराइल और अमेरिका की जानिब से कुछ रोज़ पहले ईरान में स्कूल पर भी हमला किया गया था। अब अमरीकी सदर ये दावा कर रहे हैं कि स्कूल पर हमला उनकी जानिब से नहीं बल्कि खुद ईरान की जानिब से किया गया है। राइट्स वॉच ने इस हमले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर ये साबित हो जाए कि हमलावरों को इस मकाम पर तालीमी इदारे की मौजूदगी का इल्म था, तो ये वाक़या वाज़े तौर पर जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। गुज़िश्ता रोज़ जो कशीदगी में कमी की उम्मीदें जागी थीं, वो फिर से मांद पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरानी सदर ने कल की माफ़ी और खलीजी ममालिक को दोबारा निशाना न बनाने का ऐलान पर वजाहत दी है और कहा है कि उनके बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया है। सऊदी अरब ने ईरान पर वाज़े कर दिया है कि सऊदी सरजमीन तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीवर्ट विट्कॉफ़ की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की गई है कि अब भी सिफारती हल की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये होगा कैसे, इसकी तफसीलात अभी नहीं बताई गई हैं। इस दौरान ईरान के अंदर से खबर आई है कि नए रहबर आला का इंतखाब कर लिया गया है, लेकिन ये कौन होंगे इसका ऐलान भी बाद में किया जाएगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से भी ये ऐलान सामने आया है कि वो तवीलुल मुद्दती जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं और कम अज़ कम 6 माह तक शदीद अस्करी मज़ाहमत जारी रखी जा सकती है। इस वक्त ईरान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो सस्ते ड्रोन्स हैं, जिन्होंने अमेरिका और इसराइल को परेशान कर रखा है। इन सस्ते ड्रोन्स को तबाह करने के लिए 800 से ज़ायद मिसाइल्स दागे जा चुके हैं, जिनमें से हर मिसाइल की लागत $40 लाख तक है, जबकि इनके मुकाबले में ईरानी ड्रोन्स 20 से $50,000 के दरमियान हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ईरानी ड्रोन्स को गैर मौसर बनाने के लिए कोई सस्ता तरीका ही तलाश किया जाए और इसके लिए यूक्रेन के तजर्बे से इस्तेफादा करने का सोचा जा रहा है। यूक्रेन ने हालिया जंग में ऐसे ड्रोन बनाए थे जो रूसी ड्रोन्स के खिलाफ इंतहाई मौसर साबित हुए थे, लेकिन यूक्रेन के पास ये वसी तादाद में दस्तियाब नहीं है, जिसके बाद यूक्रेन से कहा गया है कि वो अपने माहिरीन पेंटागन भेजे ताकि अमेरिका को कम लागत वाले ड्रोन्स बनाने का तरीका सिखाया जा सके। हाल ही में अमेरिका ने एक नया ड्रोन ल्यूकस ये भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत कम से कम $45,000 हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर के मुताबिक अमरीका ने ईरानी डिज़ाइन की नकल भी तैयार की है, इसे बेहतर बनाया और अब इसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कराया। अब तक जंग में अमरीकी अफवाज पर सबसे मौलिक हमला इसी ड्रोन के ज़रिए ही किया गया है, जिसमें 6 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मुझे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब माहिर आलमी उमूर हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। हुकूमती मौक़िफ़ इस पर क्या है और अपोजिशन इसे किस तरह से देख रही है सारे मामले को, इसके लिए हुज़ैफ़ा रहमान साहब मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे और साथ साथ मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात बराए खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब भी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं आप तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी। जाहिद साहब, आपसे ज़रा हम बात का आगाज़ कर लेते हैं। सर, सबसे पहले ज़रा ये फरमाइएगा, ये जो तमाम सूरत हाल आप बनती हुई देख रहे हैं, तमाम मामलात को आप देख रहे हैं, इस वक्त बड़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है दोनों तरफ से। ईरान की जानिब से कहा जाता है कि वो हमले नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद फिर आज हम देखते हैं किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं। कल उन्होंने माफ़ी मांगी थी, ईरानी सदर कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। सूरत हाल इतनी गैर वाज़ेह क्यों है सर? ईरान के अंदर भी इस हवाले से बड़ा इब्हाम पाया जा रहा है, ऐसा क्यों है जाहिद साहब? जी, थैंक यू वेरी मच किरण नाज साहिबा। और यही होता है जी फॉग ऑफ वॉर, जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि किस तरफ चीजें जा रही हैं। हम पहले भी कहते रहे हैं कि इनिशिएट करना किसी भी फ्रिक्शन को, वॉर को, दैट इज नॉट दैट चैलेंजिंग। उसको एग्जीक्यूट करना, उसको मैनेज करना एज पर प्लान, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। और वॉर का पहला विक्टिम भी उसका प्लान होता है जी।
तो आई थिंक प्रेसिडेंट ईरानियन प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान की जो आपने जिक्र कर रहे हैं स्टेटमेंट का, वो अपनी ऑप्शंस को अभी फोरक्लोज नहीं करना चाहते कि मैं एक तो वो वीकर लुक नहीं देना चाहते अपनी अपनी कि मैं वीक पोजीशन पे हूं इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर काफी प्रोपेगेंडा पे किया गया, नंबर वन। नंबर टू, जब तक अगर उन बेसिस से, अगर वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर से वो बेसिस से अटैक ईरान के ऊपर रहेगा, तो ईरान कभी भी इस पोजीशन को नहीं इख्तियार कर सकता कि ये अटैक वहां से होता रहे और मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वो स्ट्रेटेजाइज कर चुके हैं अपनी स्ट्रेटजी में कि हमने रिस्पॉन्ड करना है। इवन बिफोर वॉर दे हैड डिक्लेयर्ड कि हमने तो इन जगहों को अटैक करना है अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि जो मिडिल ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लें और इस वॉर को रुकवाएं, इसको शुरू ही ना होने दें, या कम से कम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें अमेरिकन उनके लिए। और वो कहते हैं कि अगर अमेरिकन बेसिस आपने दी हुई है, तो अगर आपने अपने डिफेंस के लिए दी हुई है तब वो इस्तेमाल करें जब आपके ऊपर कोई हमला करे। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बेसिस इस्तेमाल हो और वो हमला भी हम पे करे और हम उसको रिस्पॉन्ड ना कर सके। बट इट वाज जो ईरानियन रिस्पांस था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, वो इतना अच्छा, ये जो आप जाहिद साहब बात कर रहे हैं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये ईरान पहले ही बता चुका था कि अगर हम पे हमला करने की कोशिश की गई तो फिर हम इन्हीं अड्डों पर अटैक करेंगे जो खलीजी ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं। लेकिन जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, क्या ये जमीन वैसे इस्तेमाल हो रही है ईरान पर हमला करने के लिए? देखिए, अभी तो वॉर से जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, अपना डायरेक्ट तो आपको पता है इस वक्त बड़ा एम्बिग्युइटी रहती है जी चीजों के अंदर। तो ईरान भी क्लेम कर रहा है कि इन बेसिस के ऊपर से ही मेरे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, और जो सऊदी अरेबिया या इन कंट्रीज में, कतर में रिस्पांस जा रहा है, ईरान चाहे उसको डिनाई भी करता रहे, वहां से यही बयानात आ रहे हैं कि जी जो एविडेंस ऑन ग्राउंड है वो ये सजेस्ट नहीं करता कि ये ईरान से अटैक नहीं आ रहा है, ये ईरान के अंदर से अटैक आ रहे हैं। तो अभी हम तो उसी के ऊपर ही कमेंट्री कर रहे हैं। आई एम श्योर, देखिए जब उन्होंने बेसिस रखे अमेरिकन ने वहां पे अपने एलिमेंट्स रखे हुए, तो कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ स्पोर्ट जरूर हासिल रहती है जी। ये नहीं होता कि उसको आप उनको बिल्कुल वैसे आपने रखे हो। तो दैट्स व्हाई इरानियंस हैव आल्सो, दिस इज नॉट गुड। मैं तो इसके हक में नहीं हूं कि ईरान मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को करता है, लेकिन फिर डिप्लोमेसी एग्जैक्टली जाहिद साहब। और फिर उसके बाद कमर साहब आपकी तरफ के सवाल लेकर आ रही हूं, जो जी बिल्कुल ठीक, ये जो आप बात कर रहे हैं जाहिद साहब, कमर साहब ये फरमाइए, सऊदी अरब ने आज पहली दफा बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जवाबी रद्द अमल का। कल यूएई की तरफ से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुका है कि तरने वाला ना समझा जाए यूएई को। तो क्या खुदा न खास्ता पड़ोसी ममालिक भी हैं, वो भी फिर क्या इस जंग का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बन सकते हैं क्या? बन गए जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुश्किल लगता है कि वो कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे अगेंस्ट ईरान, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है। और आज मैं देख रहा था लिंडसे ग्राहम जो हैं, जो कि बड़े हार्डलाइनर हैं और बार बार उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं सबको कि जंग का हिस्सा बनो, अरब दुनिया को कहते हैं। लेकिन जीसीसी ममालिक को पता है कि इसकी क्या कॉस्ट है। अभी तो देखें, उनके पास अच्छे डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, वो बहुत सारी जो मिसाइल्स आते हैं, ड्रोन्स आते हैं, उसको रोक लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने खुद भी इसका हिस्सा बने तो फिर जारी बात है, फिर कैलकुलेशन बदल जाएगी। फिर वो डायरेक्ट जो हमले हैं उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकते हैं। जैसे कल ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पे जब हमला किया गया, तो आज पता चला कि बहरीन के एक ऐसे वाटर प्लांट पे हमला कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि जो राइट विंग कंजर्वेटिव वॉरमॉन्गरर जैसे लिंडसे ग्राहम है, वो तो चाहेंगे कि अरब ममालिक जो है वो ईरान के साथ लड़ें। लेकिन आपको पता याद होना चाहिए कि सऊदी अरब ने एक रिप्रोचमेंट किया था ईरान के साथ, जिसमें चाइना जो है उसने रोल प्ले किया था। तो वो इसलिए नहीं किया था कि वो कभी दोबारा जो है वो जंग करेंगे। सऊदी अरब इन चीज़ों को समझता है कि ये जंग हमारी नहीं है और हमें इस जंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है। और बाकी तमाम ममालिक आप देखें ना, 1400 से ज़्यादा तो स्ट्राइक्स जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो यूएई के अंदर आए हैं, तो वो खामोश बैठे हुए हैं, वो समझ रहे हैं। और आज कतरी लीडरशिप की, अमेरिकन लीडरशिप से बात हो रही है। मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट पॉइंट उठाना चाहता हूं। जब लास्ट टाइम ट्रंप साहब आए थे मिडिल ईस्ट में, ये तमाम जो खासतौर पे कतर, यूएई, सऊदी अरब गए थे, तो तकरीबन $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा की, तकरीबन $1.5 से $2 ट्रिलियन लेके गए थे जी, बातें की थी। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो अमेरिका के अंदर, तो तब भी अरब ममालिक जो है वो अमेरिका को कन्विंस नहीं कर सकते कि इस जंग को बंद किया जाए। तो फिर क्या, किस चीज की लिवरेज होगी? अक्सर हमें कहा जाता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहा जाता है। मैं समझता हूं कि अगर वो ममालिक जो $2 ट्रिलियन लगाने को तैयार हैं और लगा रहे हैं और कंफर्म कर चुके हैं और प्रॉमिस कर चुके हैं और बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा भी लिया है,
अगर उनकी इतनी से नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा फियास्को है, क्राइसिस है। तो लगता ये है कि जंग क्योंकि लंबी हो रही है, तो अब और उनको रिजल्ट भी नहीं मिल रहे, वहां से जी। लोकल सपोर्ट नहीं मिली, तो अब उनके पास एक ही गोल है जी, उस कि तरह से जितना सपोर्ट नहीं मिल रही। अब इसी में एक और सवाल, कमर साहब पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं जनरल साहब आपकी तरफ लेकर आती हूँ इसी सवाल को कि एक तरफ पूरी उनकी क़यादत को आपने ख़त्म कर दिया, उनके सरबराह को उनको ख़त्म कर दिया, उसके बाद फिर मज़ीद हरदर्मी ये कि जब ऐलान किया जाता है या बताया जाता है कि नया खामनेई कौन होगा तो या उनके जानशीन कौन होंगे, तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। अब ऐलानात तो हो रहे हैं ईरानी मीडिया पर कि इंतखाब कर लिया गया है, जो कुछ सकम थे या कोई अगर किसी को कोई एतराज भी था वो भी दूर कर लिए गए हैं, लेकिन नाम सामने नहीं लाया जा रहा। तो नाम सामने ना लाने की वजह ये एहतियात ही है कि दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम दोबारा अटैक कर सकते हैं और अटैक करेंगे, निशाना बनाएंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपको पता है कि ये बातें तो की जा रही हैं ना कि इंटेलिजेंस फेलियर है, आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि IRGC जो है वो ये कोई स्टेप ले रही है। वो समझते हैं कि वेट करना चाहिए। एक तो देखें अभी तदफीन भी नहीं हुई आयतुल्लाह खामनाई की, जो उनके अगर बेटे का नाम आ गया है या वो भी अब वो उसको नाम नहीं ले रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि एक शायद और कैंपेन शुरू हो जाए। तीसरा ये भी होता है कि समटाइम्स जब ईरान के आप मुसलमान कल्चर में अगर डेड बॉडी पड़ी हो तो कोई अपराइजिंग उस तरह करेगा भी नहीं, और वो लोग कहेंगे कि यार अभी तो आपने वो उनको दफनाया भी नहीं गया, और किस तरह की चीजें जो अगर कोई बंदे ऐसे उठते भी हैं। और ये भी समझा जा रहा है कि IRGC के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है, CIA की, उनकी मोसाद की, तो शायद और आर्मी के अंदर भी, तो शायद ये समझा जा रहा है कि अगर हमें इस डायरेक्शन पे नहीं जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सरप्राइज जो होता है ना, समटाइम्स सरप्राइज जो है वो उनके बेनिफिट में है, मेरा ख्याल है ईरान के। जी सही, ठीक। जनरल साहब ये फरमाइएगा सर, अमेरिका और इसराइल ये ईरान के ऑयल डिपोज पर इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं, फिर ईरान भी इराकी समंदर की हुदूद में ऑयल टैंकर्स को टारगेट कर रहा है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतें हमारे पास ऑलरेडी आग लग चुकी है वो बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो माहौल है उसको भी तो शदीद खतरात लायक हैं। ईरान में तो तेजाब की बारिश का खतरा जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, ये वॉर्स को इतनी मोरालिटी पे या जो वॉर के मरवजा असूल है उनके मुताबिक तो लड़ी नहीं जा रही जी। वॉर ऑफ चॉइस, इंडिविजुअल्स आर डोमिनेटिंग एंड देयर इज नो मोरालिटी, देयर इज नो, अभी तो ये वॉर है अबाउट इन्फ्लिक्टिंग पेन एंड बेयरिंग पेन। तो जो थ्रेशोल्ड है पेन का ईरान का वो बहुत फॉर ग्रेटर है देन एनी अदर कंट्री इन द रीजन एंड इजराइल इंक्लूडिंग। तो इसराइल के अंदर भी ऑलरेडी लेबनान में उन्होंने जो चीजें शुरू की हैं, वहां से जो ग्राउंड फोर्सेस और हिजबुल्लाह और उनके आर्म्ड फोर्सेस की जो हो रहे हैं, तो उसका भी पेन आ रहा है। और उधर से जो प्रोजेक्टाइल्स और जो रॉकेट्स आ रहे हैं उसका ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है जी, वो क्योंकि उनका वार्निंग टाइम नहीं मिल रहा, तो पेन तो वहां पे बर्दाश्त करने का है ही नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो अगर हम ये बात करें कि जी बड़े गलत हो रहा है, जहां पानी को वेपनाइज कर दिया गया है, जहां स्कूल की बच्चियों से सर ये जो पेन बर्दाश्त करने की आप बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो अखराजात का डाटा हमारे सामने आ रहा है वो अनदर पेनफुल सिचुएशन है कि पासदारान इनकलाब ये दावा कर रहे हैं कि वो इस जंग को इसी पेस पर 6 माह तक जारी रख सकते हैं, जिसमें अमेरिका और इसराइल का करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। जो अभी तक के नंबर्स सामने आए हैं, ईरान $4 मिलियन के ड्रोन के मुकाबले में अमेरिका का $40 मिलियन का मिसाइल इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल, कॉस्ट तो है ना जी, कॉस्ट तो उसकी है, और वो ईरान चाहेगा कि इसको प्रोलॉन्ग करके और कॉस्ट क्रिएट की जाए। अभी उनके जो रिस्पांस है, जो इंटरसेप्टर्स हैं, उसकी भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके स्टॉक पाइल्स में कमी आ रही है। इवन दे हैव ट्राइड टू कांटेक्ट, मेरे ख्याल में उन्होंने किया है साउथ कोरिया के साथ भी कि वहां से वो ट्रांसफर किए जाए, क्योंकि अगर एक मिसाइल फायर होता है तो 6 से 7 तकरीबन इंटरसेप्टर्स चाहिए उनको उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। उसकी प्रोडक्शन के भी सवालात उठने शुरू हो गए। लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब 12 डेज का ये जो इसका फेज 1 था इस वॉर का, मैं उसको फेज 1 ही हमेशा कहता हूँ कि उसी की एक्सटेंशन है, तो उसमें भी इश्यूज आए थे जी इजरायली डिफेंस के। और इसी वजह से कई कमेंटेटर्स तो ये एनालिस्ट ये भी समझते हैं कि ये पॉज इसीलिए दिया गया था, ऑपरेशनल पॉज था ये इस वॉर का, कि वो अपने आप को रीगेन करें, रिकूप करें और नई स्ट्रेटजी के साथ आए जी। और दूसरी दफा जब अभी आए हैं तो दे स्टार्टेड ऑफ विद लीडरशिप आल्सो, और ये सारी चीजें पिछली दफा भी इन्होंने किया, लेकिन इस समय तो मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इन्होंने अटैक किया।
तो कॉस्ट उनके लिए भी है, इट इज नॉट दैट इजी। और फिर टैक्स पेयर का जो प्रेशर बन रहा है, ये जो कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा है कि जहां पर $40,000 का ड्रोन हो और उसके मुकाबले में आप $4 मिलियन के जो है वो मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो ये कॉस्ट बहुत डबल ट्रिपल से भी ज्यादा की। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आप साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, आप साथ मौजूद थे। शफी जान साहब और हुज़ैफा साहब भी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले वजीर आला क्या कह रहे हैं, ये जो सारी सिचुएशन हुई, सारा मामला बना, फिर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, उस पर कुछ KPK के अवाम को रिलीफ देने की बात वजीर आला की जानिब से की गई है। जरा वो सुनवाइए, फिर सवालात का आगाज करेंगे। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन 14 से 15 लाख वो लोग जिनके मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं 2200 रुपए का ऐलान करती है कि उनके लिए जो 55 रुपए का इजाफा पेट्रोल में हुआ है वो सूबाई हुकूमत उनके लिए पे करेगी, और ये 2 किस्तों में होगा। 1100 रुपए जल्दी मिलेंगे और 1100 रुपए थोड़ी देर बाद मिलेंगे। यहीं से जरा बात का आगाज कर लेते हैं, और शफी साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस बात पर जो वजीर आला ऐलान कर रहे हैं, रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 2 किस्तों में 2200 रुपए का रिलीफ है, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से दिए जाएंगे, क्या रिलीफ मिलेगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपको पता होगा कि जिस तरीके से हुकूमत ने पेट्रोल बम आम आवाम पे गिरा दिया है, आलमी मंडी में इतनी प्राइसेस हाई नहीं हुई जितना इन्होंने पाकिस्तान की पेट्रोल की प्राइसेस को पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर ले गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी 55 रुपए के लीटर 55 रुपए लीटर जो है कभी नहीं बढ़ा था। ये रिकॉर्ड भी इनके नाम हुआ। जहां तक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो वजीर आला साहब ने अवाम को रिलीफ देने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए 2200 रुपए का ऐलान किया। 1100 रुपए और 1100 रुपए के 2 अकसाद मोटरसाइकिल सवार जो हैं, जो रजिस्टर्ड हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके अकाउंट में जाएंगे, और जो 55 रुपए का जो पेट्रोल पंप इजाफी गिराया गया है वो जो बोझ है वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उनके अकाउंट में, इजी पैसा अकाउंट में भी जा सकता है, उनके आईडी कार्ड में, जिस तरह हम रमज़ान पैकेज दे रहे हैं ये पैकेज भी उसी तरह उनके आईडी कार्ड पे जाएगा और वो किसी भी डिजिटल वॉलेट से वो हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाइब्रिड डीजल हाइब्रिड होगा क्या, जो मोटरसाइकिल ओनर्स हैं उनको राब्ता किया जाएगा, उनसे उनकी डिटेल्स ली जाएंगी, फिर उनको पैसे दिए जाएंगे, कंफर्मेशन इसकी कैसे होगी, क्या करेंगे? नहीं, जो मोटरसाइकिल सवार जो रजिस्टर्ड हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके आईडी कार्ड पे ये पैसे जाएंगे। अब 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने। 20 लीटर जो है पेट्रोल का जो बर्डन है 55 रुपए के हिसाब से वो हुकूमत उठाएगी। आपको पता होगा कि इस वक्त सूबे में 15 से 16 लाख तक बाइक रजिस्टर्ड हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इन तमाम बाइक, और इन्हीं 15-16 लाख में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ना इजी पैसा अकाउंट होगा, ना बैंक अकाउंट होगा, शायद उनको अकाउंट ऑपरेट भी करना ना आता हो, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, देख किरण साहिबा, ये आईडी कार्ड पे जाएंगे। जब आईडी कार्ड पे आपके पैसे आपके पास चले जाते हैं तो आप किसी भी ईज़ पैसा शॉप पे जाएं, वहां पे अपना आईडी कार्ड दें और वहां पे आप बायोमेट्रिक कर ले। आप जैसे BIFC का प्रोग्राम चलता है, ये उस तरह से चलेगा कि आप शनाख्ती कार्ड लेकर किसी शॉप पर जाते हैं, वो आपको उसके एवज पैसे देंगे, ऐसे होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। शनाख्ती कार्ड का जो नंबर होगा ये पैसे उस पे जाएंगे और वो शनाख्ती कार्ड लेके किसी इजी पैसा शॉप पे जाएगा और वहां से 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने रिसीव करेगा। ये जो देखिए हुकूमत का काम ये होता है कि वो अवाम को रिलीफ दे, अवाम पे बर्डन ना डाले। जिस तरीके से बर्डन, अच्छा, मुझे ये बता दें, ये जो पैकेज आपने मुतारिफ करवाया है ये कितने अरसे के लिए, इसका कोई हुदूद रखी गई है? जब तक ये सिलसिला रहेगा तब तक ये मिलते रहेंगे लोगों को? देखिए इसकी 2 अकसात है किरण साहिबा, 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने। अगर ये पेट्रोल प्राइसेस मजीद हाई होती हैं तो इसको आगे हम एक्सटेंड करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो पेट्रोल प्राइसेस में रिलीफ देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा अवाम को जो हम करने जा रहे हैं उसमें एक हम BRT के जो किराए हैं वो इजाफा नहीं कर रहे। इसके साथ साथ हमने 52 न्यू LC खुल गई हैं, न्यू बसेस के 140 नई बसेस आनी हैं। उसमें 10 बसेस जो है वो पिंक बसेस होगी, जो हमारी बहनें उसमें सफ़र करेंगी। उसका जो किराया होगा वो आम BRT के बस से कम होगा। इसके साथ साथ अब गंदम की कटाई का सीज़न है तो थ्रेशर यूज़ होगा, उसमें भी डीजल यूज़ होता है। तो हम किसान पैकेज लेके आ रहे हैं। जो इजाफा पेट्रोल का फेडरल हुकूमत ने किया है, ये तमाम तर जो बर्डन है आम आदमी की खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी।
सही, यानी अभी फिलहाल ये 2 महीने के लिए जिसमें 1100 रुपए करके मिलेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आगे क्लियर होगी सिचुएशन के मजीद आपने देना रिलीव या नहीं देना। हुज़ैफा साहब साथ ही मौजूद, ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह का रिलीफ दिया गया है, उसके बाद मरकज़ में या पंजाब में जहाँ जहाँ PMLN की हुकूमत है वहाँ किस तरह का रिलीफ दिया जा रहा है। हुज़ैफा साहब साथ ही मौजूद है। हुज़ैफा साहब, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि 12 अरब का जहाज़ जो है वो ख़रीदा जा सकता है, लेकिन सब्सिडी नहीं दे सकते आप लोग आवाम को। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि हर मामले में जो है वो सियासत करना ये नामुनासिब चीज़ होती है। मैं आपकी स्क्रीन पे बैठ के कोई 55 रुपए जो कीमतें बढ़ी हैं उसका दिफा नहीं करूंगा और बीइंग पॉलिटिशियन बनता भी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे बीइंग इकोनॉमिस्ट पूछेंगे या हुकूमत के अहदेदार होने के नाते तो मेरा ये काम जरूर है कि मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूं कि कीमतें बढ़ी क्यों। यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना, बात करते हैं कि जी PTI के दौरे हुकूमत में $120 फी बैरल कीमत थी और पेट्रोल आपको 150 रुपए मिल रहा था। यानी आधी बात बता देते हैं नमाज ना पढ़ो, आगे नहीं बताते अगर नशे की हालत में हो। यानी वो $120 जब कीमत थी तो डॉलर उस वक्त 70 रुपए के ऊपर था और जब हमारी अदम एतमाद की तहरीक मुकम्मल हुई तो डॉलर 325 पे चला गया था। यानी आप यूं समझेंगे वो $120 फी बैरल की कीमत उस दौर के हिसाब, आज के दौर के हिसाब से 60 रुपए बनती है। और दूसरी बात ये कि IMF इस मुल्क से नाराज ही इस बात पर हुआ। लेकिन पहले आपकी पहले वाली बात को तो मुकम्मल कर लेना, ये भी इसमें ऐड करें ना साथ साथ कि उसमें लेवी कितनी थी और जो लेवी थी वो 25 रुपए ले रही थी। अगर आप मुझे मौका दें, 100 रुपए का लेवी है सर। आपके चुपते हुए सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं। भी आप 25 पे शोर करते थे। आ रहा हूं जी, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। बेसिकली 150 रुपए के ऊपर पेट्रोल की कीमत थी। इस ये बात ना आप बताएंगी ना कोई और हमारा दोस्त बताएगा कि इसी बात पर तो IMF नाराज हो गया था कि IMF कहता था कि हमने तुम्हें कर्जा तो दे दिया है, हम कर्जा वापस कैसे लेंगे। कर्जा वापस लेने के इस मुल्क में एक ही तरीका है कि लोग पेट्रोलियम मसनूआत खरीदते हैं और रियासत वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। इमरान खान ने कहा नहीं मैं पॉपुलर डिसीजन करूंगा। पॉपुलर डिसीजन ने रियासत के बट्टे बिठा दिए। पूरी दुनिया हमसे नाराज हो गई कि IMF जो मालियाती इदारा है जो लोन में डील करता है, अगर हम उसे डॉज कर सकते हैं बाकी तो कोई मुल्क रह नहीं जाता। इवन के हमारे ब्रदर मुल्क नाराज हुए। यानी बेसिकली ये वो कॉज थी। अगर उस वक्त 150 वो कीमत ना रोकता, 180 रुपए पे लेकर जाता और IMF का हमारा पैकेज बहाल रहता। हमने लेवी खुद तो नहीं लगाई, हमारे ऊपर IMF ने हमारी गर्दन पे अंगूठा रखकर हमें कहा कि लेवी आप लगाएं ताकि हम IMF को उसका लोन वापस कर सकें। हमारे लिए बड़ा आसान फैसला होता, हम भी वही वाला काम कर रहे हैं। चले अगर उस वक्त IMF का ये प्रेशर था और अगर वो गलत कर रहे थे तो उस वक्त लेवी हुकूमत बहुत कम ले रही थी, लेकिन आप लोग उस पर बहुत तनकीद किया करते थे। देखिए ये जरूर हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि उस वक्त हम सियासी नैरेटिव बनाने के लिए कोई ऐसी बात कर रहे हो और उस वक्त की हुकूमत अगर नहीं, इट माइट बी पॉसिबल। इंसान को भी गलती का इदराक होना चाहिए। अगर उस वक्त की हुकूमत कीमतें बढ़ाती और रियासत पे वो बोझ ना आता जिसके बाद हमने 4-5 महीने जिस तरीके से IMF को मनाया, और आज अगर एक आम आदमी 100 रुपए पर लेवी बर्दाश्त कर रहा है, ये बानी तहरीक इंसाफ के उस फैसले की वजह से बर्दाश्त कर रहा है जिसने 8 महीने 150 रुपए पेट्रोल रोके रखा। अगर ये काम ना होता, थोड़ा थोड़ा यानी IMF को हम पैसे देते रहते, IMF इतनी सख्त शरायत रखता ही ना। और आज आप ये कह देते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें उनके दौर में ये थी, भाई उस पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से तो मुल्क का ये हाल हुआ, इकोनॉमी यहां तक पहुंची। अगर आज हमें IMF अलाउ कर दे, मुझे आप ये बताएं हमारी लेवी इस वक्त कह रहे हैं कि 86 से हमने 104 कर दी है। ये सारे के सारे पैसे IMF के पास जाते हैं जो हमने लोन नहीं, बानी तहरीक इंसाफ के दौर में पैकेज का ऐलान हुआ, उसके बाद वो पैकेज बीच में टूट गया, फिर दोबारा वो प्रोग्राम बहाल हुआ। जी प्लीज। लेकिन अभी जो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं वो तो ये हमें बताया जा रहा है कि क्योंकि महंगा पेट्रोल आगे से खरीद रहे हैं तो इसके लिए किया जा रहा है। और अभी आप ये कह रहे हैं कि जितना भी 104 रुपए जो हो गया है अब लेवी के मद में, ये सारा IMF के पास जाता है। सारे पैसे ज़ाहिर हमने लोन वापस करना है ना। हम जो टैक्स कलेक्शन आपकी तनख्वाह के ऊपर अगर हमने बोझ डाला है, आपकी तनख्वाह पहले लेट से आपकी 5 लाख तनख्वाह थी और 1 लाख टैक्स जा रहा था, अब 2 लाख टैक्स जा रहा है। हमने बेसिकली टैक्स नेट को जो बढ़ाया है, जो टारगेट हमें IMF ने दिया उसको अचीव करने के लिए बढ़ाया है, कोई हमारी अपनी जेब में तो पैसा नहीं जा रहा। और दूसरी बात आप फरमा रही हैं कि बेसिकली ये जो कीमतें बढ़ी हैं इसके अंदर एक सर्टेन लिमिट जो है वो अगर 36-37 रुपए आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी, आज बकायदा कई जर्नलिस्टों ने इस पर ट्वीट किया, मैं एग्री करता हूं, लेकिन 15-16 रुपए वो कह रहे लेवी बढ़ाई है। तो भाई लेवी इसलिए बढ़ाई है कि IMF के टारगेट को हमने अचीव करना है। अगर ये कीमतें जिस तरह आलमी मार्केट में हमने तो कीमत बढ़ाई है 55 रुपए। अच्छा, ये जो अभी इजाफा हुआ है हमारे पास है, ये IMF के दबाव पर हुआ है? नहीं, दो बातें हैं इसके अंदर। ये इजाफा इसलिए किया गया है कि अगर अल्लाह ना करे आलमी मार्केट में कीमतें इतनी ज्यादा हो जाएं कि हम वो बोझ अगर आवाम पे ना डालें तो फिर IMF की ज़ाहिर जो शर्त है
हमें लेवी को अपना कम करना होगा। अगर हम लेवी को कम करेंगे तो फिर क्या होगा? जाहिर IMF को मुझे कर्जा सर मैं बाकी ममालिक को देख रही हूँ, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी ममालिक में कभी बानी तहरीक इंसाफ नहीं आया, कभी इसको सेटल करने के लिए आपने ये नहीं किया। छोड़ देना तहरीक इंसाफ को, 2022 सर अब 26 आ गए, अब अगर आप कर्जों का खसारों का देख रहे हैं ना तो वो आपके पलड़े में ज्यादा आ रहा है। माफ कर दें सर। नहीं किरण, ये फैक्चुअल बात है। बेसिकली आज भी हम उसी IMF प्रोग्राम में हैं जिसका आगाज बानी तहरीक इंसाफ ने किया, उस प्रोग्राम को डॉज किया, वो प्रोग्राम बीच में टूट गया, उस प्रोग्राम के बाद IMF नाराज होकर चला गया, हो गया। इसहाक डार साहब आए, उन्होंने वो खत्म करवाया, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आए, फिर उसके बाद फिर दोबारा अब फिर आप लोग गए प्रोग्राम में। भाई वो तो रिज्यूम किया उस प्रोग्राम को, अगर रिज्यूम ना करते हमारे पास सैंक्शंस लग जाती। अगर प्रोग्राम रिज्यूम ना करते दुनिया में कोई मुल्क में लोन देने को तैयार ना होता। इन्होंने तो मजाक में पॉपुलर डिसीजन, अब ये बात कर रहे हैं ना 22 रुपए की, 2200 रुपए की। नहीं ये भी सर इसहाक डार साहब की वजह से जो प्रोग्राम खत्म किया था उसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? वो भी PTI के खाते में नहीं, अभी 2023 में जो हमने खत्म किया जी वो जो कह रहे थे कि IMF की परवाह ही नहीं है कोई उनको। इसहाक डार साहब ने ये कहा था कि जो प्रोग्राम हम बहाल कर रहे थे उसके हवाले से IMF ने शरायत लगाया जा रहा था, तो डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि IMF की जरूरत नहीं है। हाँ। वो उस प्रोग्राम की बहाली जो बानी तहरीक इंसाफ के दौर में मुअत्तल हो गया था, और हमने दोबारा जो प्रोग्राम नई टर्म एंड कंडीशन पे शुरू किया वो उस प्रोग्राम की कंटिन्यूटी थी। IMF का हमने लोन देना था, IMF से क्लियर नहीं हुए थे। आप थोड़ा मिक्स कर रहे हैं। मिक्स नहीं कर रहे हैं। मैं सर इसहाक डार साहब ने उसे मुअत्तल करवाया था, मुफ्ता इस्माइल साहब ने उसे करवाया था। आपको बताया तो नहीं ऐसा नहीं, इस्माइल साहब ने करवाया था सर, फिर इसहाक डार साहब आए, उन्होंने बंद करवा दिया प्रोग्राम। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे मुकम्मल करना है। जी सर, एक सेकंड के अंदर अर्ज ये है कि बानी तहरीक इंसाफ 2019 के एंड में IMF प्रोग्राम में गए, 2021 में उसी IMF प्रोग्राम को IMF ने मुअत्तल कर दिया। 2022 में PDM की हुकूमत आई, PDM ने इंतहाई सख्त टर्म एंड कंडीशन के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब ने उस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया, और IMF फिर भी राजी नहीं हो रहा था। फिर डार साहब आए। अगर माजी में रहेंगे ना सर, तो ये अभी मौजूदा जो सूरत हाल है जहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा एहतियाती तदबीर करके बैठा हुआ है, बाकी ममालिक मुझे लो नजर आ रहे हैं। शफी साहब मुझे ये फरमाइए सर, KP हुकूमत पर इस वक्त तनकीद भी हो रही है कि वहां रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है। वजीर आला साहब ने इतराफ किया है कि कुछ टेक्निकल इशूज हुए जिसकी वजह से रमजान पैकेज में ताखीर हुई है। तो अब तक कितने मुस्तहिकीन हैं जिनको पैकेज मिल सका है, इस पर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ये देखिए, हर चीज़ पे नून लीग सियासत करती है, फिर ये कहते हैं कि जी हम सियासत नहीं करते। जहाँ तक रमज़ान पैकेज की बात है, 2 लाख खानदानों तक को पैसे मिल चुके हैं। कल मंडे को इंशाल्लाह हम 9 लाख की फिगर पे पहुंच जाएंगे। ये जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी रमज़ान का पैकेज, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, आए देखें, पूछे, आप किसी भी रिटेल स्टोर पे जाए, किसी भी डिजिटल वॉलेट के पास जाए, वो आपको बता देगा। देखिए, जो हुज़ैफा साहब ने यहाँ पे बात की पेट्रोल के हवाले से, सारी गलत बयानी की। पहली बात कि जब हमारी हुकूमत आई तो डॉलर 134 का था, और जब हम छोड़ के गए डॉलर 184 का था। आज डॉलर 285 का है। इन्हीं की हुकूमत में ये डॉलर 330 तक जा चुका है, और मसनूई तरीके से इन्होंने रोका हुआ है। और जहां तक लेवी की बात है, तो लेवी, जब आपको याद होगा कोविड आया तो इमरान खान साहब ने 20 रुपए की लेवी थी उस टाइम, हमने लेवी खत्म कर दी थी। इसके साथ साथ आज आप देख ले कि आपने 80 रुपए की बजाय लेवी 105 पे ले गए हैं, पहली बात। और आप सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल इस खत्ते में बेच रहे हैं। इंडिया में प्राइसेस नहीं बढ़ी, श्रीलंका में प्राइसेस नहीं बढ़ी, बांग्लादेश में प्राइसेस नहीं बढ़ी ना। एक तरफ जंगी सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ हमारे पास ये जो पेट्रोल बम गिर गया है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। उसमें एक और बहुत अहम इशू है जिसके ऊपर बात करना चाह रही हूं मैं पिछले 3 दिन से। मुझे 2 मिनट दे दें, मुझे 2 मिनट दे दें। नहीं, मैं नहीं, अभी सबर, आप काउंटर क्वेश्चन ना करें। ये सिर्फ जो जंगी सूरत हाल है, क्या सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए है? क्या इंडिया के लिए नहीं है? क्या बांग्लादेश के लिए नहीं है? क्या श्रीलंका के लिए नहीं है? इन्होंने तो खुद कहा था कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। जब 28 दिन का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ था पेट्रोल का, तो वो उस पेट्रोल पे आपने कीमत कैसे बढ़ा दी? ये किस किस्म का डाका आप मारने जा रहे हैं? शफी साहब, तो डाके मारने आई हुई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सर, जिस पर मैं 3 दिन से बात करना चाह रही हूँ। प्लीज मुझे उसका शॉर्टली जवाब दे दीजिए। मुझे बता दें, जो सोशल मीडिया पर एक बच्ची की वीडियो है जिसको कई लोग मार रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से उस बच्ची को मार रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि तालिबान एक ऑपरेशन के दौरान मारे गए, ये बात दुरुस्त है क्या? देखिए, जो वीडियो आपके सामने आई है वो मैं आपको उसकी डिटेल्स बता देता हूँ। वो जो बच्ची है वो बाजियाब हो चुकी है। उसके लिए IG साहब ने टीम बना ली है। जो लोग उसमें मुलविस है उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो आपके सामने होंगे और कानून से वो बच नहीं पाएंगे। सही बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। ईरान जंग के शोर में हुकूमत ने नैब कानून में तरामीम मंजूर करवा ली हैं, जिसके तहत चेयरमैन नैब को 3 साल तक तौसी देने का रास्ता हमवार हो गया है और साथ साथ नैब की कार्रवाई के लिए करप्शन की हद जो 2022 में पीडीएम हुकूमत ने 50 करोड़ तय की थी, अब वो भी बढ़ जाएगी। नए कानून के तहत करप्शन को महंगाई से मुंसलिक कर दिया गया है। अब हर माली साल के आगाज पर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इन्फ्लेशन इंडेक्स के मुताबिक माली हद मुकर्रर होगी। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक नैब करप्शन की हद कम करके 30 करोड़ करवाना चाह रहा था, लेकिन हुकूमत ने इसे मजीद बढ़ाकर हैरान कुन तौर पर नैब तरामीम बिल सेनेट में बलूचिस्तान से मुंतखब आज़ाद सेनेटर अब्दुल कादिर ने प्राइवेट मेंबर डे ना होने के बावजूद प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया, जिसकी मंजूरी हुकूमती अरकान ने भी फौरन दे दी। करप्शन को महंगाई से मुंसलिक करके क्या जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है और इसका तायुन कैसे होगा, इसके लिए दोनों मेहमान साथ ही मौजूद हैं। सर, ऐसे वक्त में कि जब सिचुएशन समझ नहीं आ रही है किस तरफ जा रही है, उस वक्त में इतना अफरा तफरी में और ये 50 करोड़ की हद, इसको महंगाई के साथ मुंसलिक करना, ये क्या किया आप लोगों ने? मैं बिल्कुल इस पे आपको रिस्पांस देता हूं। अगर आप कहें तो शिमला जान ने जो आखिरी बात की उस पे मैं 30 सेकंड में बात कर लें। अच्छा जल्दी से। ठीक है, ठीक, ओके, बस उस पेट्रोल को फिर पीछे हम डाल देते हैं आपकी खातिर। अर्ज ये है कि बिल्कुल, एक तो मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि कभी भी कोई तरमीम पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, और जाहिर है जब आप पर्सन स्पेसिफिक की तरमीम करते हैं तो उससे ज़रा एक इम्पैक्ट जाता है कि शायद आप इदारों को नहीं किसी फ़र्द को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये भी आप जहन में रखें कि जब मुल्क के अंदर एक ट्रेजरी बेंचेज हैं जिसमें हम बैठे हुए हैं, एक अपोजिशन बेंचेज हैं, अगर उनके अंदर इतनी शदीद डिफरेंस मौजूद हो कि आज 1 साल हो गया है अपोजिशन लीडर ने कभी ये बात नहीं की कि जी हम मिलकर बैठ जाएं, बाकी इख्तिलाफ अपनी जगह पर, हम चीफ इलेक्शन कमीशनर की तैनाती कर लें, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि आपने मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है, और यही असूल चेयरमैन नैब के लिए भी मौजूद है। तो बजाय ये कि चेयरमैन नैब के तैनाती के मामले के अंदर एक मजीद तातुल आ जाता, अगर इंटेग्रिटी वाला शख्स बैठा हुआ था और हमने ज़ाती तौर पर पता है कोई जाना चाहते थे, लेकिन हमारी हुकूमत ने कहा कि बजाय ये कि हम नैब की तैनाती के लिए एक पूरा प्रोसेस शुरू करें, अपोजिशन पर फिर एतराज करे और नैब का इदारा फिर खाली पड़ा रहे। सर, अभी 50 करोड़ पे आए हैं। अच्छा, इस पे मैं आ रहा हूँ। 50 करोड़ की जो बात ये पहले 50 करोड़ की क्यों हुई थी, आप इस गहराई में कभी नहीं गई जी। 50 करोड़ की हद इसलिए मुकर्रर की गई थी कि इस मुल्क के अंदर सिविल सर्वेंट की जो आप करप्शन की तहकीकात करते हैं वो कहां से शुरू होती हैं? वो शुरू होती है उसकी एसीआर से। ये ना थोड़ा इबहम यहां पर हो रहा है कि उसको महंगाई से नत्थी कर दिया गया है, तो हर साल ये 50 करोड़ होगा या इससे ज्यादा होता जाएगा? सुन तो लेना, बाद में मुकम्मल कर रहा हूं, ये सारा बात मामला समझ आ जाएगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। अगर सारे चैनल्स को भी पता चल जाए तो मसला हल हो जाएगा। मुझे 1 मिनट देंगे आप? अर्ज ये है कि बेसिकली जब 50 करोड़ मुकर्रर की गई थी उसके पीछे रीजन ये थी कि आपके मुल्क में एहतसाब के 5 फॉर्म मौजूद हैं ऑलरेडी। एसीआर है सिविल सर्वेंट की, एंटी करप्शन है, एफआईए है, ऑडिट पैराज है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, और उसके ऊपर नैब भी है। तो ये कहा गया कि बकिया इदारे ये 50 करोड़ से नीचे की तहकीकात कर लें। अगर मासिस इन्वॉल्व हो और 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन की गई हो तो फिर नैब की डोमेन आ जाए, वरना नैब तो 10 करोड़ में भी नोटिस जारी कर दिया करता था, विक्टिमाइजेशन किया करता था। अब क्या हुआ? अब आखिरी बात है, अब डॉलर का जो एक डिफरेंस है और उसके अलावा जो महंगाई और सारी सूरत हाल है उसके अंदर नैब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि इसी 50 करोड़ की करप्शन है, 50 से कम है। आपने तो और इबाम कर दिया। नहीं, अबाम नहीं किया, महंगाई से मुंसलिक कर दिया। नहीं, शुमारियात का इदारा जो एक फिगर बता देगा और वो फिगर अगर फाल कर रहा होगा सर्टेन लिमिट के ऊपर तो उसके मुताबिक नैब इंक्वायरी करेगा। अदरवाइज बकिया जो इदारे हैं करप्शन के वो तहकीकात करेंगे, चाहे वो एफआईए चाहे एंटी करप्शन है। अगर वो नैब के डोमेन में नहीं आ रहा तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि करप्शन को हमको वैलिडेट कर रहे हैं। बकिया जो करप्शन के इदारे हैं एफआईए और एंटी करप्शन वो इसी मकसद के लिए हैं। सर, ये बैठ के ना हम सबको समझना पड़ेगा कि ये मामला है क्या, क्योंकि ये फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो समझ नहीं आ रहा। शफी साहब, आपको समझ आ रहा है सर ये महंगाई से मुंसलिक होगा? 50 करोड़ से ऊपर करें, 50 करोड़ से नीचे करें, करप्शन अगर करेंगे तो ये महंगाई से मुंसलिक होगा। फिर चैलेंज करेंगे आप आईनी अदालतों में? से ये बात कर देखिए, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि ये हुकूमत डाके मारने आई है, दिहाड़ी मारने आई है। देखिए, इन्होंने पहले से बांप लिया, अब तो अपोजिशन लीडर मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर से क्यों कंसल्ट नहीं किया? इन्होंने कहा कि जी नहीं, फिर हम अपोजिशन के पास लेके जाएंगे तो अपोजिशन इस पर एतराज करेगी तो नैब खाली रह जाएगा। इन्होंने पहले ही हमारी नीयत बांप ली, इन पर वही नाजिल होती है। तो बात बड़ी सिंपल है कि जब इस किस्म के लोग जो अवाम के मैंडेट से नहीं आते, आप जब इनको भर्ती किया जाता है फिर इस किस्म की ही फैसले होंगे। ये 5300 अरब की डॉक्यूमेंटेड करप्शन करेंगे, ये 11 अरब का जहाज खरीदेंगे, 55 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा करेंगे, आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका मारेंगे। ये जो कर रहे हैं उसको आप चैलेंज करेंगे अदालत में, आईनी अदालत में जाएंगे इन तरमीम को लेकर? हम तो जरूर, हम तो चाहते हैं कि अदालत हमारा जब लिमिट मुकर्रर की थी उसका सबसे पहला बेनिफिट इमरान खान ने उठाया था, ये भी बताएं। चाहते हैं जी
हम सबसे पहली दरखास्त बानी तहरीक इंसाफ की गई थी सर, वो आई थी ना, अभी आप जाएंगे तरमीम लेकर? हम बिल्कुल लेके जाएंगे, लेकिन अल्लाह करे कि अदालत हमारा केस सुने। अदालत को जब तहरीक इंसाफ के लोग अदालत में जाते हैं तो जो जज होता है वो बगैर सलाम लिए चैम्बर में चला जाता है। अल्लाह करे कि ये केस सुना जाए और हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह इसको। ठीक सर, वो आप किसी और मामले पर गए थे, हो सकता है इस मामले पे सुन ली जाए आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम थे। वक्त भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।